हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री का ही। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला लेसन है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल +1 के अंदर 5 लेसन हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। पहला था मोल कॉन्सेप्ट, जो हमेशा हमेशा काम आएगा, +2 में भी हमेशा काम आएगा। सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर उसके बाद में 5th, 6th और 7th लेसन है। ठीक है, 5th, 6th एंड 7th लेसन, ये 3 लेसन और हैं जो आपको क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी के लेसन्स जो हैं सारे थ्योरेटिकल हैं, लेकिन सभी थ्योरेटिकल लेसन्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना कि थ्योरेटिकल लेसन है तो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। उनके क्वेश्चन, लेकिन उनके क्वेश्चन आंसर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लिख लिख के देखो, ठीक है, वो आप जस्ट याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ऑर्गेनिक जब आएगी, ऑर्गेनिक भी आपको लिख लिख के देखनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है, ये फिजिक्स का भी एक पार्ट है, लेसन का ध्यान रख लेना। केमिस्ट्री का भी पार्ट है, फिजिक्स का भी पार्ट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कह लो। लेक्चर नंबर 1 लेने वाले हैं इसी के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना? याद है? रदरफोर्ड मॉडल। यस सर। यस सर। 9th और 10th इज दिस? सर 9th। 9th में, ठीक है, 9th 9th में सर। ओके 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 ओके, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है, लेकिन हम इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर लेके जाएंगे। बस इतना ही है, लेकिन आज के लेक्चर में हम बेसिक्स ही करने वाले हैं, तो डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करूं मैं लेक्चर? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे कि सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है, तो एटम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों का पार्ट है। फिजिक्स के अंदर थोड़ा और डिटेल में आता है, केमिस्ट्री के अंदर इतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर आता है लेसन, ठीक है, और फिजिक्स के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री लेवल की डिटेलिंग है, फिजिक्स के अंदर क्वांटम लेवल की डिटेलिंग है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, ठीक है, जो सबसे टिपिकल पार्ट आप कह सकते हैं। व्हाट इज द थ्योरी? थ्योरी क्या होती है? तो देखो, यहाँ आप बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर मॉडल, फिर उसके बाद क्वांटम मॉडल। ये 4 मॉडल तो बहुत फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। तो ये क्या होता है मॉडल, क्या होती है थ्योरी? तो सबसे पहले तो थ्योरी की बात करते हैं। व्हाट इज थ्योरी? ए वेल सस्टेनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इसका मतलब कि नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचर है हमारा, जो हमारे सामने चीजें हैं, इसको वेल सस्टेनेबल एक्सप्लेनेशन अगर हम किसी चीज को दे दें, कि अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी बहुत चीजों को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। समझ में आया भाई सबको? ये याद नहीं करना है, समझ गए बेटा? ये याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। याद रख लेना, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत कुछ करना है। आज का लेक्चर के अंदर जो थ्योरी वाला, ये सबसे पहला पोर्शन बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस है, जनरल चीजें हैं, जनरल डिस्कशन करेंगे, सिर्फ आपको ये समझना है। क्लियर है? याद, ये वाला पार्ट याद करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया थ्योरी? दूसरी डेफिनेशन देखिए, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मतलब एक अलग से कोई बॉडी हो जो अपना अलग से काम करती हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड नॉलेज, नॉलेज जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया हो, मतलब सभी ने उस नॉलेज को मान लिया हो। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड नॉलेज दैट अप्लाइज इन ए वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस टू एक्सप्लेन ए स्पेसिफिक सेट ऑफ फिनोमेना। जो वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, सर्कमस्टेंसेस का मतलब चारों तरफ उसके जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन वैरायटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ए सेट ऑफ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं थ्योरी। मतलब हमने सेट ऑफ कुछ चीजें हैं बाहर की, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो उन स्पेसिफिक चीजों को एक्सप्लेन करती है। बकवास सी डेफिनेशन है ये भी थ्योरी की डेफिनेशन है, पहले वाली आसान है। तीसरी देखिए, थ्योरी कैन incorporate fact and laws and tested hypothesis। अब ये इनकॉर्पोरेटेड लॉ और फैक्ट होते हैं जो टेस्टेड हाई, और कह सकते हो टेस्टेड हाइपोथेसिस होते हैं। अब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या चीज है भाई? मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मैंने उस एक्सपेरिमेंट को दूसरी चीज पर अप्लाई किया, वहां भी हो रहा, तीसरी पर किया, चौथी पर किया, पांचवी पर करा, तो मुझे लगा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है, तो मैंने उसको थ्योरी बना दिया।
पर क्या ये सच है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा? इज दिस वर्थी, इज दिस विल बी राइट? बताइए आप लोग, लगता है नो आपको? सर। नहीं लगता ना, हो सकता है किसी जगह वो फेल हो जाए, बट मैंने क्या किया कि मान लो 10 20 50 100 चीजों के ऊपर उसको अप्लाई किया, वो सब पर फिट हो रहा है, तो मैंने उसकी एक थ्योरी दे दी कि अगर ये वाला माहौल हो और ये वाली चीजें हो और ये वाला एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाया जाए तो ये वाली चीज आपके रिजल्ट के सामने आएगी। दैट इज कॉल्ड थ्योरी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया थ्योरी और हाइपोथेसिस? पता लग गया क्या होता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में मैंने यस सर। जनरलाइजेशन कर लिया, दैट इज हाइपोथेसिस। ये दोनों डेफिनेशंस आप समझ सकते हैं आसानी से, बीच वाली डेफिनेशन बकवास है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अर्ली थ्योरीज। तो सबसे शुरू में थ्योरी दी थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग द थ्योरीज? बिकॉज एटम की भी बहुत सारी थ्योरियां दी गई थी। व्हाई थ्योरीज आर गिवन फॉर द एटम? बिकॉज एटम जो था ना, किसी ने देखा तो है नहीं, तो सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, अंदाजे लगाए। समझ रहे हो मेरी बात? सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, अंदाजे लगाए और फिर अपनी थ्योरी दे दी। किसी ने कोई चीज देखी नहीं है, ठीक है? मान लीजिए केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी एटम का स्ट्रक्चर जो है वो अंधों की साइंस है, साइंस ऑफ ब्लाइंड पर्संस। कैसे? ब्लाइंड है हम, तो मान लीजिए कि किसी चीज को, मेरा पेन है मेरे हाथ में, मैं इसको ऐसे पेन को ऐसे करके फील कर रहा हूं, तो मुझे पेन जैसा लग रहा है, मैंने इसको पेन कह दिया। मैंने पेन देखा फिजिकल वर्ल्ड में, इसलिए मैंने इसको पेन बोल दिया, आंखें बंद करके चेक किया। बट हो सकता है ये पेन ना हो, ये पेंसिल हो, या कोई लोहे का इंस्ट्रूमेंट हो, या लकड़ी का कुछ इंस्ट्रूमेंट हो, या लकड़ी की फालतू की एक डंडी हो छोटी सी जो बकवास हो, बेतुकी हो सकता है ना? यस और नॉट? यस सर। इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्टों ने भी ऐसे ही थ्योरियां दी थी। अब याद रखना, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका मीनिंग आप लोग मुझे बताओगे। साइंटिस्टों ने भी ऐसे ही थ्योरियां दी थी, सभी ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बेस पर उन्होंने कुछ अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाया तो उन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से थ्योरी बन गई बहुत सारी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब यस, क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। अब बात ये आती है कि भाई थ्योरियां तो सबने दे दी, सही कौन सी है? तो हम यहाँ पर 4-5 थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? जो सही है सीधा बता दो ना। आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री के लिए एक चुटकुला पढ़ा होगा कि एक लड़का है, ठीक है, यंग सा लड़का, वो बोलता है, कहता केमिस्ट्री अगर एक रूल याद करो तो एक्सेप्शन आ जाता है उसी रूल का, फिर दूसरा याद करो दूसरे का एक्सेप्शन, है ना? यस सर। तो वो क्यों है? एक्चुअल में उसका आंसर है मेरे पास, डोंट वरी। ऐसी नहीं है केमिस्ट्री जैसा वो लड़का बता रहा था, ठीक है? उसका आंसर हम आपको देंगे। इतनी थ्योरियां क्यों हैं? पहली बात, चलो भाई एक थ्योरी थी, किसी ने दी, उसने एक्सपेरिमेंट किए और वो थ्योरी थोड़ी थोड़ी एप्लीकेबल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गलत हो गई। दूसरे बंदे ने दूसरी थ्योरी दे दी, वो ज्यादा एप्लीकेबल थी। तो पहले वाली थ्योरी हटा क्यों नहीं देते ये लोग? 4-4 थ्योरियां दे रखी हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको पढ़ाई नहीं जाएंगी, बट वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी सच है। तो क्या सारी थ्योरियां सही हो सकती हैं? यस, सारी थ्योरियां सही हो सकती हैं। कैसे? देखिए, मैंने कहा मैं अंधा इंसान हूं, मैंने क्या किया, ब्लाइंड पर्सन क्या करेगा, एक पेन की शेप वो बता देगा कि ये पेन की शेप का है, मेरे हाथ में एक पेन है, तो वो बोलेगा ये पेन है। क्लियर है? उसके लिए पेन है। अब दूसरे बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, ये चलता नहीं है भाई साहब, ये चलता नहीं है, ये पेन नहीं हो सकता, लेकिन शेप तो पेन की है, ये बात तो पक्की हो गई ना। एक बात समझ में आई? तो मेरी थ्योरी को कोई गलत नहीं कर सकता कि ये पेन जैसा है। यस और नोट? यस सर। यानी कि मैं अगर आपको 4 थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो चारों थ्योरी के कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट उनके गलत हो गए। फिर एक तीसरा बंदा आता है, वो दूसरे ने बोल दिया ये पेन नहीं है, तीसरा बंदा आता है, वो इसको ओपन कर लेता है, पेन को खोल लेता है, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो उसको मिलता है, ठीक है? अब अंदर का मटेरियल उसको मिलेगा तो सोचिए, वो कहेगा भाई इसके अंदर तो ये भी है, आप लोग तो ऊपर ऊपर का बता रहे हो, इसके अंदर तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मतलब पहले और दूसरे बंदे की दोनों की बातें गलत हो गई? नहीं, उन्होंने भी कुछ हद तक सही बताया, ठीक है? तो इस तरह से सभी थ्योरियां कुछ ना कुछ सही बताती हैं, वो बताऊंगा कैसे बताती हैं, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना कि सभी थ्योरियां सही हैं। तो फिर हम सबको मिला के एक थ्योरी क्यों नहीं बना देते हैं? सबको मिला के एक थ्योरी बना दें कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। वो पॉसिबल नहीं है सबको मिला के एक थ्योरी बनाना। कैसे? आप मान लो किसी मकान को बाहर से देख रहे हो, अपने खुद के घर को बाहर से देख रहे हो, ठीक है? फिर अपने खुद के घर के अंदर एंटर कर गए, फिर आप अपने रूम में एंटर कर गए,
तो अब आप बताइए, क्या जो बाहर से देख रहे थे उसको मैं मिला दूं कि घर ऐसा होता है, या अंदर रूम में घुस के देख रहे थे तो उसको और बाहर से देखने वाली दोनों चीजों को मिक्स कर दूं कि घर ऐसा होता है? मुझे बाहर की चीज के लिए अलग लाइन देनी पड़ेगी कि ये बाहर की चीज है भाई ऐसा दिखता है, अंदर की चीज के लिए अलग हेडिंग देनी पड़ेगी कि अंदर से ऐसा दिखता है। अगर मैंने ये लिख दिया कि बाहर से मकान जो है वो चौरस दिख रहा था, अंदर गया मैं, अंदर 3D में हो गया वो आपका रूम, है ना, क्यूब जैसा या क्यूबॉइड जैसा, तो मैं लिख दूं कि मकान जो है वो क्यूबॉइड जैसा दिख रहा था, यू विल बी कंफ्यूज्ड क्या सर एक लाइन में तो लिख दिया ये बाहर से चौरस दिख रहा था स्क्वायर, दूसरी लाइन में लिख रहे हो ये क्यूबॉइड है। आपका दिमाग तो खराब नहीं है सर? आप कभी उसको क्यूबॉइड कह रहे हो, कभी उसको ये बोल रहे हो। बाहर से जैसा दिखता है और अंदर से जैसा दिखता है, दोनों में फर्क है। तो मैंने देखा बाहर से, मैंने लिख दिया कि बाहर से मकान ऐसा दिखता है, किसी और पर्सन ने देखा अंदर से, उसने लिखा अंदर से ऐसा दिखता है। दोनों की बातें सही हैं, लेकिन दोनों ने एक एक पॉइंट मिस कर दिया था, तो दोनों को अलग अलग समझाना पड़ेगा। इसलिए मोर देन वन थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एटम करेक्टली। समझ में आ गई कोई बात सबको? क्लियर है ना? ये चीज याद रखना, ये बहुत सारे टीचर इसको लैक करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या। नहीं, कोई भी बात हिस्ट्री की नहीं है, सबकी सब मॉडर्न चीजें हैं, एक भी बात हिस्ट्री की नहीं है, याद रख लेना। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले अब जरा इसको रीड करते हैं। डेमोक्रिटस एक पर्सन था इस तरह का, ये अंग्रेज टाइप के लोग पत्थर की मूर्तियां ऐसी बना देते हैं। बिलीव्ड, ये 4 BC के अंदर एटम को उसने स्टडी किया था अर्ली थ्योरीज में। बिलीव दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो उसने बोला अग्नि वायु जल पृथ्वी नभ। हमने तो 5 पढ़े ना, ठीक है, इंडिया के अंदर 5 चीजें चलती हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी नभ। वैसे यहाँ पे फायर एयर वाटर अर्थ, तो इस बंदे ने बोला 4 ही चीजें होती है दुनिया में और इन्हीं चीजों से मिलकर सारी चीजें बनी होती हैं, ठीक है। बट ये चीज तो सही नहीं थी, आपको भी पता है ये एटॉमिक लेवल नहीं है, दिस इज नॉट एटॉमिक लेवल, दिस इज मोलिक्यूलर लेवल। ये जो बताया गया है कि 4 या 5 मोटी मोटी 4 या 5 चीजें हैं, जैसे आग हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया, अर्थ हो गया, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस 3 तो आई गई, ठीक है, और फिर चौथी आ गई फायर। समझ गए? फायर को उसे समझ में नहीं आएगी ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो इसलिए इसने टोटल 4 चीजें कह दी। यस गाइस, सबको? Yes, sir. ये मोलिक्यूलर लेवल है, एटॉमिक लेवल नहीं है, ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट ये मोलिक्यूलर लेवल की ब्रॉड लेवल पर अगर चीजों को बांटा जाए तो ऐसे ही बांटा जाएगा, ठीक है। जैसे यूं लगा लो कि आपके गली में, आपके गली के अंदर मैं अगर आपको बोलूं कि टाइप्स ऑफ हाउसेस के अंदर डिवाइड कीजिए, तो एक बच्चा उठाएगा कि 2 मंजिला हाउस मेरी गली में 4 हैं, 3 मंजिला 7 हैं, 1 मंजिला 2 हैं। दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरी गली के अंदर 100 गज वाले 5 मकान है, 200 गज वाले 4 मकान है, ठीक है। तो क्या दोनों गलत है? नहीं, उसने तो गज लिए, मतलब एरिया को डिफाइन किया। हो सकता है 100 गज का मकान 3 मंजिला हो, 200 गज वाला हो सकता है सिंगल स्टोरी हो, समझ रहे हो? तो यानी कि दोनों ही सही हैं, टाइप के ऊपर बेस्ड किया। तो यहां इसने भी सही बोला, लेकिन इसने ब्रॉड लेवल पर बांट दिया, एटॉमिक लेवल पर ये नहीं था। दैट इज इट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन की थ्योरी आपने पढ़ रखी है, इसने थोड़ी सी ठीक थ्योरी दी थी। सभी एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम्स। एटम कैन बी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट के अदर अलग होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं स्पीडली बोल रहा हूँ, हम पहले लेसन में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं, यस और नोट, 2 बार पढ़ चुके हैं वो भी। हाँ बेटा, है ना? तो चलिए, तो इसमें कुछ नहीं है, वही कहानियां हैं। केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी चेंज द एटम्स वन टाइप टू अनदर। केमिकल रिएक्शन में एटम कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है तो एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन एटम टू अनदर एटम, दैट्स इट। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। थॉमसन, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, जे थॉमसन, दैट इज जे थॉमसन। ये बंदा था जिसने थोड़ा सा बेटर आइडिया दिया था, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कल, ठीक है, अभी इसका डिटेलिंग नहीं देने वाला हूं मैं। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1897, ये याद करना भी आपको। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में। यूज्ड एज कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इसने यूज की थी। वो पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम कल के लेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं। द रे प्रोड्यूस्ड वाज डिफ्लेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड शोड दैट एटम्स हैड पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज। तो इसने दिखाया था कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है। तो देखो हमने क्या किया, जो पीछे वाली थ्योरी थी
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको बेस मान लिया कि एटम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आए भाई साहब जे थॉमसन, इन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो एटम का पार्ट है, मतलब उसको एटम में से बाहर निकाला जा सकता है। यस और नोट, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना, बिल्कुल सिंपल चीज है कि उसको एटम में से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये वो इंसान था जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है, 1897 में। सोचो 1900 ईस्वी से पहले तो पता भी नहीं था। और यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब का यूज हुआ था। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? जो पुराने जमाने के टीवी आते थे, आजकल एलईडी स्क्रीन आ गई हैं, पुराने जो टीवी आते थे उनमें क्या होता था पता है? वो एक ट्यूब होती थी, पीछे से लंबे होते थे वो टीवी, देखे किसी ने? पीछे से लंबे होते थे काफी सारे, Yes, sir. है ना। हम Yes, लोगों ने sir. तो चलाए, हम लोगों ने तो लॉट्स ऑफ टीवी वही चलाए, ब्लैक एंड व्हाइट आते थे। उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती थी। कैथोड रे ट्यूब क्या होती थी? कैथोड रे ट्यूब वो ट्यूब है जो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें से बाहर, ठीक है। कैसे निकलते हैं हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में। तो कैथोड रे ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, चलो जी निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या? उन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा दिया कि उसके ऊपर जब वो टक्कर मारते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो चमकती है। वही हमारा टीवी बना। टीवी स्क्रीन या जिस भी तरह की कोई भी स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन, कंप्यूटर के पीसी की स्क्रीन जो पहले बड़े बड़े डब्बे से आते थे, वो सब के सब क्या थे? कैथोड रे ट्यूब्स में से ही इलेक्ट्रॉन निकलते थे। और इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन के ऊपर पड़ते थे तो स्क्रीन जो है वो ब्लिंक करती थी, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते थे। और अगर आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टीवी को कम से कम 10 फीट दूर से देखना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड द टीवी स्क्रीन मस्ट बी मिनिमम 10 फीट। व्हाई इट इज कॉल्ड? क्योंकि उस टीवी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, और कभी थोड़े बहुत, सारे नहीं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे। और वो इलेक्ट्रॉन आपके लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक है, आपकी आंखों में जाते थे। दैट इज वाई उसको कम से कम 10 फीट दूर से देखा जाता था, ऐसा कहा जाता था। आजकल की स्क्रीनें वैसी नहीं है, बट आजकल हमारे पास अच्छी स्क्रीन तो आ गई हैं। कैथोड रे वाली स्क्रीन नहीं है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वो नहीं है। लेकिन हमारे जो मोबाइल्स हैं उसमें से लाइट तो निकल ही रही है, और लाइट लगातार आपकी आंखों में जा रही है। और जब हम मोबाइल देखते हैं, सबसे खतरनाक चीज बताता हूं आपको, जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारी ये जो पलकें हैं ना बेटा, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठा हूं, पता है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी मुझे ध्यान लगाने के लिए मेरी पलकें, ये पलकें झपकती नहीं है, बहुत देर में झपकती हैं। और हम, ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, अपने आप होता है, हम सोच के तो झपक नहीं सकते, और मेरे को याद भी नहीं रहता कि झपकनी है ना। इस वजह से स्क्रीन ज्यादा देखने की वजह से आंखें झपकती नहीं हैं। पहली बात, आंखों में लाइट ज्यादा जाती है। दूसरी बात, लाइट ज्यादा जाने से आंखों को आदत हो जाती है ज्यादा लाइट की, तो कम लाइट में उन्हें दिखना बंद हो जाता है। कह सकते हैं टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आती है लाइट ज्यादा जाने से। दूसरा, आंखें झपकती नहीं है। आंखें जब पलकें झपकती हैं तो पलक के झपकने से इसमें लुब्रिकेंट होता है, वाटर होता है जो आंखों को गीला रखता है। तो आंखें अगर सूख गई, इफ दे आर ड्राइड अप, तो ड्राई होने से बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इसमें, लेंस भी खराब हो, इनका जो अपर लेयर होती है कॉर्निया, वो खराब होने लग जाती है, प्रोटीन खराब होने लग जाता है। सबसे ऊपर वाली लेयर कॉर्निया की होती है जो प्रोटीन की होती है, और वो प्रोटीन खराब हो गया, वो दोबारा नहीं बनता, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि स्क्रीन को ज्यादा मत देखिए। समझ में आया? तो पलकें, अगर आपको लगे कि मैं तो पलक झपक रहा हूं, इतनी नहीं झपक पाते आप जितनी पलकें नॉर्मली झपकती हैं। स्क्रीन देखते टाइम पे ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है, पढ़ते टाइम पे इतना ध्यान नहीं करते बच्चे, है ना, फोकस नहीं होता। लेकिन स्क्रीन देखते टाइम, यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ये वजह है कि आंखें खराब होती हैं। आजकल तो मोबाइल्स के अंदर आता है कि आपने वीकली रिपोर्ट आती है कि आपने कितने घंटे कितने घंटे आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, है ना। अब मुझे मान लीजिए कि आप लोगों की क्लास है तो 1.5-2 घंटे तो लगातार एक क्लास में बैठना पड़ता है, जितनी क्लासेस है उस हिसाब से वो मल्टीपल हो जाता है। तो मेरे लिए वही स्क्रीन जरूरत से ज्यादा होगी, हर रोज 4-5 घंटे की तो स्क्रीन हो गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब, और सीआरटी बोलते हैं इसे, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जस्ट नाम याद रखिएगा। ए स्पेसिफाइड वैक्यूम ट्यूब होती है, खाली होता है इसके अंदर, इन विच इमेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक टू फोस्फोरेसेंट सरफेस। फोस्फोरेसेंट सरफेस क्या होता है भाई? मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां पर मैंने एक मटेरियल लगा रखा है, जिंक सल्फाइड, वन ऑफ द ऐसा मटेरियल है जिंक सल्फाइड, जो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने पर
यहां पर क्या देता है, एक चमक देता है, एक छोटी सी चमक आएगी इलेक्ट्रॉन्स के टकराने पर, ठीक है। एलईडी स्क्रीन, टीवी कैसे काम करते हैं बताता हूं बेटा। तो देखिए, तो छोटी सी एक स्क्रीन, छोटा सा एक चमक आएगी जिंक सल्फाइड की लेयर पर टकराने पर, इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराता है तो इस तरह से इस मटेरियल को बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को बोलते हैं फोस्फोरिसेंट, ठीक है, फोस्फोरिसेंट जो चमकता है। टीवी, पीसी, एटीएम, वीडियो गेम, वीडियो कैमरा एंड मॉनिटर आर कंटेन कैथोड रे ट्यूब्स। पहले, आज नहीं, पहले ऐसा होता था। क्लियर है ये बात, ये आज का नहीं है। नेक्स्ट है डिस्प्ले मिलियंस ऑफ कलर, ये बहुत सारे कलर दिखा सकता है। हाँ रचना बेटा बोलो, आपका डाउट बोलिए। सर ये शाइन क्यों करता है? बेटा ये इसका कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसे, बिहेव होता है कि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन टक्कर लगाता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उसमें से चमक निकलती है, फोटोन एमिट होता है। फोटोन मतलब लाइट का छोटा सा टुकड़ा, ये भी एनर्जी है। जब दो चीजें कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने से कई बार क्या होता है, जैसे दो पत्थर रगड़ने से चमक निकलती है, वैसे ही कुछ इसके साथ होता है, ठीक है। ये मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है। क्लियर है? यस सर। सर फिर एक ही एलिमेंट से डिफरेंट कलर की लाइट कैसे डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पर बेटा, इलेक्ट्रॉन की जिस हिसाब से एनर्जी होगी उसी हिसाब से उसका कलर होगा, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसी लेसन में पढ़ेंगे कि जो कलर हैं, 7 तरह के कलर हैं, वो 7 तरह की एक्चुअल में एनर्जीज हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, ठीक है। वो वेव्स क्या होती हैं वो बहुत डिटेल में जाने वाले हैं इस लेसन में, डोंट वरी, वो सारा कलर वलर आपको समझ आएगा कि वो कैसे होता है। एलईडी टीवी कैसे काम होता है? एलईडी का मतलब होता है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड होते हैं ये, डायोड क्या होते हैं, जो जनरली डायोड्स को यूज किया जाता है, वैसे फिजिक्स का मैटर है। डायोड क्या होते हैं कि एसी करंट को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में वो कन्वर्ट करने के बाद उसे वापस बैक नहीं लगाने देते हैं, ऐसे कुछ सिस्टम्स होते हैं डायोड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है डायोड का। और लाइट एमिटिंग, लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि एलईडी, छोटी छोटी जो एलईडी ट्यूब्स होती हैं वो यही काम करते हैं, लाइट को एमिट करने वालों को डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड जो है वही होता है एलईडी स्क्रीन। इसमें बहुत सारे, यूं कह लो कि छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, बहुत सारे बल्ब, जिसको बोलते हैं ना पिक्सल, कितने पिक्सल की स्क्रीन है, कितना रेजोल्यूशन है, वो नंबर ऑफ बल्ब के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्क्रीन अच्छी होगी। और इसमें से ब्लू कलर की लाइट निकलती है, ये याद रख लेना, एलईडी में से। लेकिन वो ब्लू कलर की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो इस वजह से हमें वो व्हाइट नजर आता है। ये लाइट नेचुरल लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट सन लाइट आपने देखी होगी, येलो कलर की होती है ना। तो ब्लू कलर वाली लाइट तो वैसे भी हमारे लिए, आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। तो ये भी बहुत अच्छी नहीं है। इन जो अननेचुरल लाइट्स हैं वो सारी की सारी खराब ही हैं, सिंपल और साफ चीज ये बोल सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत देखने के लिए, काम करने के लिए तो जरूरी है चीजें, तो वो हमें इसलिए एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बट नेचर इज द बेस्ट। तो इसमें मिलियंस ऑफ कलर देखे जा सकते हैं भाई, यही होता था पहले टीवी के अंदर, ऐसा ही कुछ आता था, सिंपल। रदरफोर्ड, तो देखो भाई सबसे पहले उसने दिया, जे थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमें क्या मिला? टीवी मिल गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ना होती 1897 में रदरफोर्ड ने, सॉरी रदरफोर्ड नहीं, वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा 1897 में। टीवी कब आए थे, किसी को याद है? टीवी, टीवी या स्क्रीन लगभग 1950 के बाद में ही टीवी या स्क्रीन आए थे, आई थिंक, ठीक है, मुझे याद नहीं है, आप लोग नेट पे सर्च कर लेना। 1950 के बाद, मतलब 1897, 50-60 साल लग गए इसको टीवी को आने में। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद 50 साल बाद उसकी एप्लीकेशन बता रहे हैं भाई साहब, 50 साल बाद। सोचिए, इतना आसान नहीं होता है डिस्कवरी करना, इतना आसान नहीं होता है इन चीजों को ढूंढना। तो रदरफोर्ड था भाई। अब रदरफोर्ड की डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है 1871 से 1937 तक जिया है, ठीक है, जी के गया, चलो कोई बात नहीं। इसने किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये आपने 9th क्लास में पक्का पढ़ा हुआ, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और इसने न्यूक्लियस को ढूंढा था, ये याद रखना। वो ऊपर वाला तो याद रह जाएगा, ये बच्चों को याद नहीं रहता। गोल्ड फॉइल तो याद रह जाएगा आपको, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया था, ये बच्चों को याद नहीं रहता, तो ये अब आपको याद रहना चाहिए। यस गाइस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट क्या था देखिए जरा, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। उससे पहले, चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो जे थॉमसन था, कहां पर गया जे थॉमसन? जे थॉमसन ने क्या किया था, इसने जो मॉडल दिया था वो मॉडल लिखा ही नहीं है इन्होंने, बहुत छोटा सा मॉडल था। जे थॉमसन ने ये वाला मॉडल दिया था कि जो एटम है वो तरबूज के जैसा है,
सारा तरबूज पॉजिटिव चार्ज है, सारा तरबूज जो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव बीज की तरह। उल्टा बीज की तरह प्रोटॉन्स उसमें धसे हुए हैं। ऐसा था क्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन धसे थे? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे। इलेक्ट्रॉन्स उसके बीज की तरह होते हैं। ये है जे थॉमसन मॉडल, दैट इज इट। ठीक है, बस इतना ही मॉडल उसने दिया था जे थॉमसन ने, कि ऐसा होता है एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है तरबूज के जैसा, रेड कलर वो पॉजिटिव चार्ज का है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके बीजों के जैसे हैं। ये है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, और इसी ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, याद रख लेना। हाँ रचना बेटा बोलिए। सर रदरफोर्ड ने तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। जे थॉमसन की बात कर रहे हैं हम, जे थॉमसन। सर उस स्लाइड में न्यूक्लियस लिखा था, न्यूट्रॉन लिखा था शायद। क्या ई गोल्डस्टीन ने सर की है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्मिथ ने। देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। रुकिए रुकिए, हो सकता है ये सर गलत भी लिखा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। यहाँ तो Yes, न्यूक्लियस की दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये डाटा कई बार इंटरनेट पे भी अल्फा गलत होता है। पार्टिकल्स। सर जेम्स कैल्विन ने की थी। बुक्स में भी कई बार गड़बड़ Yes, होती है, sir. मान सकता हूँ। तो मे बी ये स्लाइड थोड़ा हो सकता है, अभी मे बी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मे बी रॉन्ग। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मे बी रॉन्ग, तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा सही क्या। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कौन किसने क्या डिस्कवर किया था। हल्का सा 1920 में स्क्रीन एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हो सकता है रॉन्ग हो, हम इसको चेक कर लेंगे, स्लाइड में हो सकता है गलत दिखाओ, डोंट वरी। अब रदरफोर्ड ने किया क्या था वो बता देता हूँ भाई। ठीक है, ये लेड का शील्ड था। लेड क्या होता है? पीबी, है ना। लेड का एक समझ लीजिए छोटा सा कमरा था, पीबी लेड हो गया, लेड का एक कमरा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख दिए। अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। व्हाट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, किसी को पता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जल्दी से बताइए। हाँ, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है बेटा, हो सकता है आप सही हो बिल्कुल। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसी को पता है क्या? रदरफोर्ड ने की थी सर। जब कंफ्यूजन है क्या? चलो मैं ना, सर रदरफोर्ड ने दोनों की थी, न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों की। दोनों की थी। फिर Yes, गोल्डस्टाइन ने sir. क्या किया था? दिशा, यस दिशा बेटा बोलिए। सर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। सही है। और कुछ? अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो अपने आप टूटता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको सीधी एक साफ बात बताता हूं कि एक्चुअल में क्या कहानी है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने एटम पढ़ा है, एटम के अंदर आप लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस न्यूट्रॉन होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, है ना। ये चीज पढ़ी है। और इसके साथ में एक चीज और होती है, इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इन सबको टोटल बोलते हैं कि ये सारा का सारा क्या बनाता है? एटम बनाता है। तो क्या एटम में सिर्फ 3 चीजें होती हैं क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ओनली 3 थिंग्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं भाई? ये मेरे को कोई बताएगा एटम के अंदर? यस सर। ठीक है, आप लोगों ने अगर 3 ही चीजें एटम में पढ़ रखी हैं तो मैं अब आपको बताता हूं, एटम के अंदर 100 प्लस पार्टिकल्स होते हैं। 100 प्लस पार्टिकल होते हैं, और ये ढूंढे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा एटम में पार्टिकल ढूंढे जा चुके हैं। आप लोगों ने गोल्ड पार्टिकल का नाम सुना होगा, हिग्स बोसोन, जिसकी डिस्कवरी हुई थी। इसके अलावा मीजोन्स भी होते हैं, एंटी मीजोन्स भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम होता है। 100 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, 100 से ज्यादा। लेकिन हमें मेजरली 3 ही के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन भी होता है, बिल्कुल बेटा, पॉजिट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से 100 से ज्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं एटम के अंदर, और ये रिटर्न में है, बिल्कुल सही डाटा है। ठीक है, जेडीली बुक है, एक रेफरेंस बुक की तरह एमएससी में यूज होती है, उसके अंदर भी मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भी है। 100 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा,
जो +2 लेवल की बुक्स आती हैं, बट 100 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। उसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3 चीजें ही आपको पढ़ाई जाती हैं और वो 3 चीजें ही होती हैं, आप सिंपली ये मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि 100 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड का देखो अल्फा पार्टिकल का सोर्स, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, मैंने बोला एटम में 100 से ज्यादा पार्टिकल है। अगर एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो न्यूक्लियस में से वो पार्टिकल निकलना बाहर शुरू हो जाते हैं, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। न्यूक्लियस टूटेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाएंगे। अगर प्रोटॉन बदल गए तो एटम बदल गया। अगर एक प्रोटॉन बचा तो क्या हो रहा गया, हाइड्रोजन। 2 प्रोटॉन बचे तो हीलियम। 3 प्रोटॉन बचे तो लिथियम। 4 बचे तो बेरिलियम। 5 बचे तो प्रोटॉन और बोरोन। 6 बचे तो कार्बन। 7 बचे तो नाइट्रोजन। 8 बचे तो प्रोटॉन का नंबर बदल गया तो एटम बदल जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस यस है ना। तो यानी प्रोटॉन का नंबर ही सब कुछ है। प्रोटॉन का नंबर बदल कैसे सकता है, प्रोटॉन का नंबर बदल सकता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बदल सकता है। कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। अब सोचो एटम में से पार्टिकल बाहर निकल गए फुल एनर्जी के साथ, उनमें एनर्जी तो है ही, वो चल रहे हैं, तो वो अगर किसी के अंदर घुस गए तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, आप लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव का नाम सुना होगा, है ना, कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास, हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, और भी बहुत सारे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। तो वो न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियस टूटता है एटम का, न्यूक्लियस टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, प्लस न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकलती हैं। हम जिनको रेडिएशन बोलते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के पार्टिकल, छोटे छोटे हिस्से, और वो हमारी बॉडी में से आर पार चले जाते हैं। तो अगर वो हमारी बॉडी में से आर पार जा रहे हैं तो वो किसी न किसी न्यूक्लियस के अंदर भी घुस जाते हैं, उस न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं। समझ में आ गया, हमारा डीएनए बदल जाता है। क्लियर है भाई, ये बात सबको समझ में आई? तो न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह से खतरनाक होता है यहां से आप सोच सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं वो बता देता हूं। हीलियम का न्यूक्लियस जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, ये होता है अल्फा। अल्फा पार्टिकल याद रखना, आपके बैच का नाम भी अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यही होता है। अब हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है ये बताएगा कोई मेरे को? 2 प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 2 न्यूट्रॉन, यही बचता है। टोटल एटॉमिक मास 4 होता है इसका, 2 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम के न्यूक्लियस में से, हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, जो बचेगा वो उसको अल्फा पार्टिकल नाम देते हैं, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस कह सकते हैं अकेला, अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं अकेला। सर एक डाउट था मुझे। हाँ बोलो बेटा। सर न्यूट्रॉन का मास क्यों लेते हैं, उसका उसका मास होता है। न्यूट्रॉन का मास क्या? सर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लेक्जिबल होता है बेटा, बहुत 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 कम होता है, इतना कम कि समझो होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत फिर हम सारे, उसे निकालते, क्या कह रहे हो? फिर हम उसे निकालते कैसे हैं जब इतना कम होता है? तो मास कम है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर तो निकल सकता है ना। एनर्जी दे दो, गर्म कर दो, गर्म करोगे किसी भी चीज को, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? सर बस हीट से, हाँ हीट से, बस हीट से भी निकल जाएगा? हीट से भी निकल जाता है, और हीट से ही निकलता है। आप ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा तो हीट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा किन चीजों से बाहर निकालते हैं वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे, लेकिन हीट से ही सबसे ज्यादा बाहर निकलता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी से भी बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन चलते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं। तो अगर एक वायर है जिसका एंड, सपोज दैट, मैं यहां पर आपको एक वायर बना के दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर एक वायर है, ये बिजली की वायर है, ठीक है, आप कॉपर वायर मान सकते हैं। यहां से इसको सप्लाई मिल रही है और यहां पर आके बंद हो गई, ठीक है। अगर मैं ये सप्लाई 1 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट, 1 करोड़ वोल्ट, 10 करोड़ वोल्ट, 1 अरब वोल्ट, 10 अरब वोल्ट या खरबों में कर दूं तो इस वायर में से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही है? डायरेक्ट। सर क्या इसी वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं फिर? शॉर्ट सर्किट की अलग वजह होती है। शॉर्ट सर्किट में दो तारें आपस में मिल जाती हैं अपोजिट वाली, एक में ज्यादा करंट होता है, एक में लेस करंट होता है, वो एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा वहां पर बर्डन पड़ जाता है। लेकिन जो आपकी थंडरिंग एंड लाइटनिंग होती है ना,
बिजली चमकती है जो आसमान में, उसकी वोल्टेज लाखों में होती है, इसी वजह से बिजली आपको चमकती हुई नजर आती है, क्योंकि वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हवा में ही होने लग जाता है। और फिर हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो, उनमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, वो आयनाइज हो जाती है, आयन बन जाते हैं, नाइट्रोजन पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन भी पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन हवा में चल रहे हैं, वैक्यूम में चल रहे हैं, एक हिसाब से हवा तो है ही खैर हर जगह पर, तो वो हवा के अंदर चल रहे हैं, सोचिए। इस वजह से हमें बिजली चमकती हुई नजर आती है और बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, भले ही उसके अंदर कुछ हो चाहे ना हो, वेट हो या ना हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो देखिए अब इसने क्या किया था, लेड का शील्ड ली। लेड की शील्ड क्यों ली थी? ताकि अगर कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकले तो वो लेड उसको एब्जॉर्ब कर ले, लेड उसको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, सभी सब्सटेंसेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें याद करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टीज को याद करने वाले हैं कि लेड ऐसा कर सकता है। रीजन बिहाइंड इट वी डोंट नो, कि मैटर आखिर ऐसा बिहेव क्यों दिखाता है, कोई एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई एमिट कर देता है, इसको तो सिर्फ याद किया जा सकता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। अब एक जगह से हमने होल छोड़ दिया, जहां होल छोड़ा वहां से एक रेडिएशन निकली, और यहां हमने लिया एक गोल्ड का फॉइल। गोल्ड को ही क्यों चूज किया? गोल्ड बहुत पतला किया जा सकता है, बहुत ज्यादा पतला, है ना, उसको पीट पीट कर उसकी बहुत पतली चद्दर बनाई जा सकती है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि मैं इतना पतला कर दूं गोल्ड को पीट पीट के कि उसकी जो चद्दर है वो इतनी पतली हो जाए कि सिर्फ एक एटम की लेयर बचे, सिर्फ एक एटम की। हालांकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, वो दिखाई नहीं देगी एक एटम की लेयर, तो वो भी लाखों करोड़ों एटम की लेयर बचेगी, बट एट लीस्ट कुल मिला के उसने बहुत पतली चद्दर ली सोने की। सोने को बहुत पतला किया जा सकता है, इसलिए उसकी चद्दर को बहुत ज्यादा थिन किया जा सकता है, दैट इज व्हाई उसने गोल्ड को चूज किया। फिर अल्फा पार्टिकल लगाए। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को अगर गोल्ड के ऊपर लगाएगा तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस से न्यूक्लियस टकराएगा और सीधा वापस आ जाएगा, जैसे एक लोहे की बॉल से दूसरी लोहे की बॉल टकराती है। बट उसने फील किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो आर पार निकल गए। ये देखिए आर पार निकल गए, गोल्ड फॉइल से आर पार निकल गए। यहां इसने लगा दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन वही ZNS टाइप में कुछ लगा दिया, ठीक है, जिंक सल्फाइड टाइप में, ताकि यहां पर चमक आए। तो उसने देखा कि चमक रही है ये स्क्रीन, फुल ऑन चमक रही है। समझ में आ गया भाई, ये चमक जो तारे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इससे उसने अंदाजा लगाया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर जो न्यूक्लियस होता है, एटम होता है, वो खाली होता है। यहां से क्यों? क्योंकि आर पार अल्फा पार्टिकल जा सकता है उसके, तो इसका मतलब खाली है। कुछ एक ऐसे होते हैं, कुछ एक हिस्सा ऐसा था जो यहां से टकरा के वापस इधर चमका। अब इधर तो वही चमकेगा ना जो इससे टकरा के वापस जाएगा, या इधर चमकेगा। और कुछ एक ऐसा हिस्सा भी था, मतलब कुछ एक ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो वापस आ गए, वापस, समझ रहे हो, लगभग यहां टकराए या यहां टकराए तो लगभग वापस आ गए, बिल्कुल सीधे सीधे। तो इसने बोला कि न्यूक्लियस जो है, एटम जो है, वो ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो न्यूक्लियस होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और वहां पर अगर अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो टक्कर खा के वापस उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। ये समझ में आया बेटा? डाउट था हाँ बोलिए बेटा, डाउट। सर। जैसे मतलब सर आज पे जितनी भी चीजें वो सब चीजें होती हैं वो एटम से बनी होती है। सर इलेक्ट्रिसिटी भी एटम से बनी होगी, तो सर इलेक्ट्रिसिटी अगर एटम से बनी है तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं होते? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए आपका, सुनिए, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? चलो इलेक्ट्रिसिटी बताता हूं। ये वायर है, ये वायर है सपोज, ठीक है, कॉपर की वायर है। तो इसके अंदर क्या है? एटम्स हैं, बिल्कुल एटम्स हैं, कॉपर के एटम होंगे। कॉपर के एटम्स, अब मेटल्स में एटम्स कैसे होते हैं? ये मान लीजिए मेटल है, मेटल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को वो फ्री छोड़ देती है। दूसरा मेटल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। तीसरा मेटल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। चौथा मेटल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। पांचवा मेटल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। और यहाँ पर इसके अंदर ये एक और मेटल है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। एक और यहाँ पर मेटल है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। और यहाँ पर भी एक मेटल है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला, अब ऐसा नहीं है ये इलेक्ट्रॉन आपको लग रहा है इस मेटल का, बट मेटल्स क्या करती हैं, इनका बहुत अच्छा भाईचारा होता है। चाचे ताऊ जी होते हैं ना अपने घरों में, चाचे ताऊ जी, तो सबका अपना अपना भाईचारा होता है। मान लो कि मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं अपने बच्चे को मेरे ब्रदर के पास छोड़ देता हूँ,
तो क्या मुझे उसकी परवाह करने की जरूरत है? नहीं, वो मेरे भाई के साथ अच्छे से खेलेगा, है ना, उसके ताऊ जी ताई जी, है ना, उसके छोटे भाई बहन भी होंगे, बड़े भाई बहन भी होंगे, तो उनके साथ अच्छे से खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इनके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। यूं समझ लो कि ये मेटल क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है यहाँ पे, और ये वाला मेटल भी इसकी केयर करता है, ये वाला मेटल भी इसकी केयर करता है, ये वाला भी करता है, ये खुद भी करता है। तो चारों तरफ से, अब ये तो सिर्फ चारों साइड है ना, ऊपर भी बैठा है एक मेटल नीचे भी बैठा है, और सभी मेटल्स जो हैं, सभी मेटल मिलकर इसकी केयर कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? सभी मेटल मिलकर इसकी केयर कर रहे हैं, यस सर। है ना। इस तरह का मॉडल होता है मेटल्स के अंदर। मेटल ऐसे करते हैं, मतलब ये मेटल की रोड में हो रहा है सब कुछ, तो सिर्फ ये अकेला मेटल है नहीं, इस मेटल ने भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखो खुद का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इसका भी कर रहा है, इसका भी कर रहा है, इसका भी कर रहा है। सेम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है सभी मेटल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये मॉडल होता है इलेक्ट्रॉन्स और मेटल का। समझ में आया? तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मेटल, ये वाली मेटल जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रही है, इस वाले को भी कर रही है, खुद वाले को भी कर रही है, दूसरों को, सबके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब अगर हम इसकी बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो वो इस मेटल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, खुद वाली मेटल से भी अट्रैक्टेड है, और दूसरी मेटल से भी, सभी तरह की मेटल से अट्रैक्टेड है। तो यहां से आपको समझ में आएगा एक दूसरे को सारे हेल्प कर रहे हैं। तो ये फ्री टू मूव है। अगर ये थोड़ा सा आगे चला गया तो आगे वाले मेटल उसको अट्रैक्ट करेंगे, उससे आगे चला गया उससे आगे वाले करेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाते हैं वायर में। अगर हम पीछे से इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएं, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो फ्लो है ना इलेक्ट्रॉन का, मूवमेंट पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास है एनर्जी। तो देखो जरा, अब वायर, यहां पर वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इनके पास फुल ऑन एनर्जी है, ठीक है। मैंने यहां लगा दिया बल्ब, अब इलेक्ट्रॉन्स आए यहां से, ठीक है, बल्ब को एनर्जी मिली, बल्ब ने लाइट एमिट की एनर्जी से, और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस चले गए इसी वायर में, वापस चले गए। दो वायर होती है ना, समझ में आया? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वापस चले जाते हैं अपनी, मतलब वो वायर को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वायर छोड़ देंगे तो वायर खाली हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से खाली होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वापस अपनी वायर में चले जाते हैं, बट अपनी एनर्जी, जो स्पीड थी ना उनकी, जो उनको पोटेंशियल मिल रहा था, धक्का लग रहा था जो, वो बल्ब को दे आए। फिर से एक्सप्लेन करूं, सुनो बेटा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं वायर में। फ्लो कैसे करेंगे? पीछे लगा दिया आपने, यहां पर मान लीजिए आपने जनरेटर लगा दिया, ठीक है, ये जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है? वो मैग्नेट्स होती हैं उसमें, मैग्नेट्स की हेल्प से वो घूमता है, उसको, उसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है वायर में। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। उस एनर्जी को हम बल्ब की एनर्जी में यूज करते हैं, बल्ब से लाइट ले लेते हैं। तो जो जितनी एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन्स के पास थी, जब वो वापस बल्ब को ऑन करने के बाद बल्ब जग जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट एमिट हो जाएगी। लाइट एमिट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा ना उसमें से, बल्ब में से बाहर निकल के वापस अपनी वायर में आएगा, उसकी एनर्जी उतनी नहीं है जितनी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की थी। यानी वो अपनी एनर्जी लूज करके, स्पीड कम करके, उसका जो फोर्स ऑफ धक्का होता है, वो पोटेंशियल बोलते हैं उसको, वो कम करके, और वो वापस बल्ब के अंदर से बाहर निकल जाता है और अपनी वायर में पहुंच जाता है। दैट इज इट। समझ में? ऐसे चलती है इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में एटम होते हैं कि नहीं होते हैं? ये समझ में आया बेटा? क्लियर है? कॉन्सेप्ट ही नहीं है एटम वाला, तो यहाँ सारे एटम ही तो काम कर रहे हैं, एटम और इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो इसका मतलब एटम्स हैं, बिल्कुल एटम से मिलकर बनती है इलेक्ट्रिसिटी। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो ही कारणों से चलती है, एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्लो ऑफ आयन। आयन के फ्लो से भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, याद रख लेना। यानी NaCl, मान लो मेरे पास NaCl है, नमक, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अगर लिक्विड फॉर्म में हो, नमक अगर लिक्विड फॉर्म में हो, मैं इसको गर्म कर दूं या फिर इसको पानी में डिसॉल्व कर दूं, दोनों केसेस में लिक्विड फॉर्म में आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव। अगर आयन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो ही चीजों में वर्क करती है। और रचना इज आस्किंग सर बैटरी कैसे वर्क करती है? बेटा बैटरी में भी यही होता है। हाँ बेटा। सर आपने भी जो टॉपिक रदरफोर्ड के मॉडल से पहले आपने क्या पढ़ाया था सर? डिवाइस नहीं था तो ज्वाइन नहीं कर पाया था।
अरे कोई बात नहीं है, उसकी चिंता मत करो, जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये हमारे लेसन से लीग से हटकर है थोड़ा सा काम, ठीक है, जो हम अभी बता रहे हैं। डोंट वरी, आसान सी चीजें चल रही हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ बस लेसन का, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है ऐसी। नेक्स्ट चैप्टर का है? हाँ, एटम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे ओके हैं, सर। है ना, इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। तो बच्चों की जो क्वेरीज है मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ, जनरल क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस है। जैसे बैटरी कैसे वर्क करती है बेटा, बैटरी के अंदर भी ऐसे होता है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। मान लो कि अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हो, सपोज कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन है, तो क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो कॉपर तो 2 पॉजिटिव से कॉपर बन गया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो जिंक ने लूज करके कॉपर को दे दिए, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहां पर जिंक की रोड लगा रखी है और यहां पर लगा रखी है कॉपर की रोड, अब जिंक की रोड कॉपर की रोड को इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, जिंक से कॉपर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने वायर को तोड़ के यहां लगा दिया बल्ब, ये लो वायर को तोड़ के बल्ब लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन बल्ब में से होकर जा रहे हैं, तो बल्ब क्या कर रहा है, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको यूज कर लेगा, उसकी एनर्जी को थोड़ा सा यूज कर लेगा, उनकी स्पीड को स्लो कर देगा, और वो जिंक से कॉपर की तरफ जाते टाइम थोड़े स्लो हो जाएंगे और हमें लाइट दे जाएंगे फ्री में। केमिकल रिएक्शन से ऐसे रिएक्शन होती है। यस, क्लियर है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ये +2 के अंदर भी बहुत डिटेल में आएगा, +1 में 8th लेसन में आने वाला है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आयन से फ्री आयन का मूवमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी को कवर क्रिएट करता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 रीजन थे, फ्री आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां देखिए भाई, अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल क्या काम कर रहे हैं, लेड का लिया था उसने शील्ड, अंदर लिया एक ऐसा सोर्स जो रेडियो एक्टिव था, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल निकले, ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड की फॉइल पर गए, गोल्ड में से टकराए, ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ एक थोड़े बहुत मुड़ गए, बहुत कम थे जो वापस बैक आए, बहुत ही कम जो बैक आए, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है भाई, क्लियर है। नीचे वाला डायग्राम ये आप पेपर में बना सकते हैं, ये ऊपर वाला डायग्राम भी पेपर में आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिए रिजल्ट, मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, शॉर्ट पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एट गोल्ड फॉल। ये इसने एक्सपेरिमेंट किया था, 3 चीजें सीधी सीधी दिखा रखी हैं, बहुत ज्यादा इसने कुछ कहा नहीं है। क्लियर है बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया रदरफोर्ड ने क्या किया था, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, याद रख लेना। यस, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन क्या निकला, स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज कोर, न्यूक्लियस यानी कि जो छोटा है साइज में, डेंस है साइज में, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कोर, कोर मतलब मिडिल में होता है, यानी उसने अंदाजा लगाया कि न्यूक्लियस जो है वो मिडिल में होता है और वो बहुत डेंस होता है, बहुत छोटा होता है, इसी वजह से ज्यादातर एटम का हिस्सा खाली होता है। नेक्स्ट, द रेस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, तो बाकी का सारा एटम जो है वो खाली पड़ा है, ये रदरफोर्ड ने बताया। तो क्या हम रदरफोर्ड के एटम को माने ना, क्या बिल्कुल सच कहा था उसने, सारा एटम खाली ही है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे प्लेनेट चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, पता है सबको, ये हमारा सन है, इस तरह से प्लेनेट चारों तरफ घूम रहे हैं। पर क्या ये सही है कि ऐसे घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूमते हैं क्या प्लेनेट सारे के सारे? तो सर फिर कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल मोशन के अंदर कैसे घूमते हैं, उसका रीजन पता है? देखो, सन चलता रहता है, सन यहां पहुंच गया तो इसके साथ साथ ये वाला ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे, फिर सन यहां पहुंच गया, फिर ये इसके साथ यहां हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, समझ में आ रही है? सन यहां पहुंच गया तो ये इसके चारों तरफ लगेगा, दूसरे वाले प्लेनेट भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया किसी को ये क्या कह रहा हूं मैं? ये सन है, सुनिए, ये सन है और ये ऐसे, क्योंकि सन आगे जा रहा है तो ये प्लेनेट भी ऐसे आगे जा रहे हैं, तो ये सन यहां आ गया, सन यहां आ गया, सन यहां आ गया, सन यहां आ गया, तो इस तरह से प्लेनेट भी आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया? सन क्या करता है, हमारी जो गैलेक्सी है, सुनिए सुनिए एक बार, गैलेक्सी है, गैलेक्सी के चारों तरफ, ये गैलेक्सी का सेंटर है, तो सन इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है, सन इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है, तो इसके चारों तरफ 9 प्लेनेट है, सोचो जरा। तो वो अगर सन यहां आ गया तो 9 के 9 प्लेनेट यहां नहीं आ जाएंगे इसके पास? यहां आ गया सन तो 9 के 9 प्लेनेट यहां आ जाएंगे, तो ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे प्लेनेट ऐसे घूम रहे हैं सारे।
समझ में आ रही है प्लेनेट कैसे घूम रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ये बिल्कुल Yes, सीधा sir. नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट एटलीस्ट इसने बोला था सुपर मैसिव ब्लैक होल कह सकते हैं, या फिर बेटा हम बोलते हैं कि हमारी गैलेक्सी जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, जो सन है ना, गैलेक्सी के सेंटर की चारों तरफ, दैट इज इट। तो इसने ऐसा ही बोला था रदरफोर्ड ने कि ये इस तरह से घूमते हैं, बट ये बात बाद में प्रूव गलत हो गई थी। रदरफोर्ड ने एक बात सही बोली थी लेकिन एक बात गलत हो गई थी, ठीक है। मॉडर्न ऑफ थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज सॉरी, बोहर प्लेनेटरी मॉडल, तो बोहर था एक, बोहर ने भी फिर एक मॉडल दिया, उसने भी प्लेनेटरी मोशंस की बात की थी। इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, इसने तो बिल्कुल सर्कुलर पाथ बोल दिया था कि सर्कल में ये न्यूक्लियस है और ये सर्कल में चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं। पाथ और ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल, ठीक है, तो इसने पाथ या ऑर्बिट्स को बोला और ये एनर्जी लेवल्स उनको नाम दिया। यानी अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है तो इसका पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो इसका दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो इसका तीसरा एनर्जी लेवल है। ये बात क्लियर हो गई भाई? इसने एनर्जी लेवल्स की बात की थी बोहर ने, और इसने बहुत सारे फॉर्मूले भी दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्योरेटिकल पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर मॉडल का है, बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेव मैकेनिकल मॉडल। अब सीधा ये वेव मैकेनिकल मॉडल पर पहुंच गया क्योंकि बोहर का जस्ट इंट्रो है, हम सब चीजों को डिटेल में करेंगे आज के लेसन में, सिर्फ इंट्रो करने वाले हैं लेक्चर में। तो देखिए बेस्ड ऑन द आइडिया दैट orbitals are the area of the highest probability where an electron will be found, orbitals have a variety of shapes and names। तो orbitals के बहुत सारे नेम होते हैं, SPDF, शेप भी अलग अलग होती हैं। और ये आइडिया क्या था कि orbitals जो हैं वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एरिया है, orbitals are highest probability area where an electron will be found। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, एरिया ऑफ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है। अब ये संभावना का क्या मतलब है? मैंने बोला ब्लाइंड पर्संस की साइंस है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम यहाँ पर संभावना की बात करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये पक्का ऐसा ही है। वजह क्या है, पक्का ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? इसका रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाए हैं और आज तक उसकी मोशंस का सिर्फ अंदाजा लगाया गया। तो वेव मैकेनिकल मॉडल आज तक का सबसे सही मॉडल माना गया है, ठीक है, इसको, इस मॉडल को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस सही मॉडल में भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? ऑर्बिटल क्या होते हैं बताता हूं बेटा। ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसको भी डिटेल में करेंगे। तो इन्होंने सबसे अच्छा मॉडल तो दिया, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल भी यही है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल। इसको ऐसे लगा लो भाई, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, तो मैं क्या कहूं, आप लोग अपने घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, बाजार में भी रहते हैं, कभी कभी तो जरूर जाते होंगे बाजार। दिल्ली के बाहर क्या कभी जाते नहीं है? बहुत से बच्चे होंगे जिनके नाना मामा इधर उधर दिल्ली से बाहर भी होंगे, हर जगह जाते हैं आप लोग। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो आप ही लोगों में से कि +2 करने के बाद कहीं फॉरेन वॉरेन का सिस्टम बना के बैठा हो कि मैं तो फॉरेन जाऊंगा, वो अपने घर से फॉरेन भी चला गया, है ना। तो मतलब आपकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहाँ हो? अपने घर में, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपने घर में हो, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन आप स्कूल में भी पाए जाते हो, आप बाजार में भी पाए जाते हो, मार्केट की अलग अलग गलियों में, जहां क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिल्ली की कोई एक गली ऐसी हो जहां पर आप कभी नहीं जाओगे? क्या आप कह सकते हो डैम फॉर श्योर? नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि पक्का जाओगे, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जाओगे। तो यानी कि दिल्ली में पूरी जगह पर, हर जगह कहीं ना कहीं आपके होने की प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी आप हो सकता है जरूर जाओ। यही प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। ज्यादातर तो वो एटम में रहता है, लेकिन वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है भाई? डिफ्लेक्शंस हैं, उसका बिहेव है इलेक्ट्रॉन का, उस बिहेव के बेस पर हमने प्रोबेबिलिटीज लगाई, अंदाजे लगाए, कैलकुलेशंस की, और लास्ट में हमने अंदाजा लगाया इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। दैट इज इट। समझ में आ गया भाई सबको? यही वेव मैकेनिकल मॉडल Yes. इसी को कॉम्प्लिकेट, इसी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देता हो, यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब हम कहेंगे ऐसा थोड़ा है कि मान लो कि एक हाइड्रोजन का एटम है आपके पास, सोचिए जरा, हाइड्रोजन का एटम, यू हैव एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं ये कहूं कि इस एटम, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे हाँ है। मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन मून पर है, अर्थ पर नहीं है। एटम तो आपके हाथ में है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम पानी है, पानी में हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन का एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। मैं कहूं कि इस पानी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एटम है हाइड्रोजन वाला, उसका इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मून पर है।
वो वहां हो सकता है। आप कहोगे नहीं नहीं सर वो तो यही है, वहां भी उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी। मतलब वो हो सकता है वहां कुछ हिस्से में वहां पर भी पाया जाए, पर कहोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो यही है। बिल्कुल यही है, वो आज के टाइम में यही है, बट मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी, संभावना पाई जाएगी कि वो मून पे भी हो सकता है। कितना % चांसेस उसके मून पे होने के? 0.0000000 100 ऑन 0, 1 लाख 0 के बाद 1, बहुत कम है, मतलब नहीं है, बट फिर भी है, पॉसिबिलिटी तो है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियस में होती है, बट न्यूक्लियस के बाहर भी होती है। और इसको हमने कॉम्प्लिकेट बना दिया, मैथ डाल के कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, मैथ को सिंपल क्यों नहीं कर लेते ये लोग, है ना? तो मैथ इतना सिंपल नहीं है। आप लोग +1 के बच्चे हैं इसलिए आपको सब चीजें शायद आसान लग रही होंगी, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा चीज बताता हूं, ध्यान देना बेटा, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं। देखो आपको 10 कदम चलना है, 10 कदम नहीं, सॉरी 10 मीटर चलना है, ठीक है? ये एग्जांपल सबको समझ में आ रहा है? 10 मीटर चलना है आपको। यस सर। अब मैं ये कहता हूं कि आधा चलने के बाद आपको मुझे बताना है कि सर मैं आधा चल लिया, तो 5 मीटर के बाद आप मेरे को बताओगे, समझ गए? अब मैं कहूंगा कि जितना हिस्सा बचा ना, उसमें से भी आधा चलने के बाद आप मुझे फिर से बताओगे। यस तो 5 मीटर का आधा फिर से चल पड़ो। तो पहले चले आप, फर्स्ट हाफ में चले 5 मीटर, अब बच गया 5 मीटर, तो सेकंड हाफ में आप 2.5 मीटर चलोगे। अब बच गया 2.5 मीटर, तो थर्ड हाफ में आप क्या चलोगे? 2.5 का आधा 1.25, और फिर फोर्थ हाफ में फिर से इसका आधा चलोगे तो 0.625 मीटर। क्लियर है? यस सर। उसके बाद फिर से आधा चलोगे, और आप देखोगे कि बार बार इसको 2 से डिवाइड करते रहिए, ये 0 कभी नहीं होगा, ये डिस्टेंस 0 कभी नहीं होगा। तो क्या आप 10 मीटर कभी नहीं चल पाओगे? 10 मीटर चलना मतलब 30 फीट चलना, 30 फीट आप 10 सेकंड में चल लोगे। लेकिन मैथ तो बता रहा है भाई तुम कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक, खत्म ही नहीं होगा, आधे का आधा कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। यानी आपको कितना टाइम लगेगा 10 मीटर चलने में? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। आप कहोगे ना ना सर हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं फिर मेरे को बताते रहो, हर आधा चलने के बाद बताओ मुझे, और आप बता नहीं पाओगे क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होएगा। तो आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। बिल्कुल, यानी हर चीज में क्वांटम है। यही है क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल का मतलब, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये है वो क्वांटम, अथाह अनंत, जिसको कभी कहते हैं ना कि कह सकते हो कि जिसे कभी सीखा नहीं जा सकता, जिसे कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता, इनइमेजिनरी, जिसे इमेजिन भी ना कर सको, जिसे सीख भी ना सको, जिसे पूरा ना नाप सको, अनमेजरेबल, अनथिंकेबल, और हम इसे कह सकते हैं ये गॉड है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री इज लाइक गॉड, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये वही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको लगेगा सर शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, नील बोहर ने एक मॉडल दिया था, ठीक है, नील बोहर मॉडल बताऊंगा वो एटम का। उन साइंटिस्टों ने पता क्या कहा है? अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ रही है, वेव मैकेनिक्स समझ में आ रही है, तो इसका पक्का मतलब है कि आपको समझ ही नहीं आ रही। लाइन समझ में आई? कि अगर आपको फील हो रहा है कि यू आर गुड इन क्वांटम, दैट्स मीन यू आर बैड इन क्वांटम। एक और साइंटिस्ट ने बोला कि अगर आपको क्वांटम में कंफ्यूजन्स नहीं है, इफ यू आर नॉट कंफ्यूज्ड इन क्वांटम, दैट्स मीन यू डोंट नो व्हाट इज क्वांटम, आपको पता ही नहीं है। मतलब हमारे ब्रेन की ये रेस्ट्रिक्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना कि आप कितने मतलब 10 मीटर कवर कर सकते हो क्या हर बार आधा मीटर चल, हर बार आधा 50% डिस्टेंस चलने के बाद, ये इनफाइनाइट टाइम दिखाएगा कि आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा, आप इसको पार कर ही नहीं पाओगे, जबकि आपको पता है आप पार कर सकते हो। यही खूबसूरती कह सकते हो, यही क्वांटम है। यानी कि हमारी दिमाग के, यानी कि इसमें मैथ में गड़बड़ है। मैं ये कहूंगा कि इसमें मैथ में गड़बड़ है, मैथ कंप्लीट नहीं है, मैथ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। या फिर यूं कहिए कि मैथ तो सही है, लेकिन हमारी लिमिटेशन है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। समझ गए बेटा? अब आपको क्या समझ में आया होगा पता है? आपको ये समझ में आया कि आपको समझ में कुछ नहीं आया है ना,
कि हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी, ये मुझे समझ में आ गया। ऐसा ही कुछ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझा नहीं जा सकता। ये फोर्थ लास्ट मॉडल है जो सबसे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। क्या करते हम, अरे गलत काम नहीं करना चाहिए, क्यों, भगवान देख रहा है, पता नहीं है कि क्या होने वाला है, भगवान देख भी रहेगा नहीं, वी डोंट नो, है ना। भगवान को किसी ने देखा, नहीं देखा, लेकिन हमने भगवान को बना दिया। इंसान भगवान को बना रहा है और फिर कह रहा है कि भगवान तो अनलिमिटेड है, अथाह है, उसकी कोई खोज नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है ना। और हम ही कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, हम कह रहे हैं। क्या भगवान ने आगे लिखा, नहीं, भगवान ने आगे कुछ नहीं लिखा, इंसानों ने बनाया, क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। या फिर अगर कुछ चीजों में हम देखें, पुराने ग्रंथों में, वेदों में चले जाएं, तो वहां क्या होता है, वहां पर गॉड ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया ऐसा लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर गॉड का रूप जो बताया जाता है वो कहते हैं कि वो अथाह है, वो समझ से पार है। वहां भी क्वांटम है, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लो, हर जगह क्वांटम है। गॉड के बारे में जब भी आप अंदाजा लगाओगे, क्वांटम समझ में आ जाएगी कि क्वांटम क्या है, जिसका कोई एंड नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें, रियल में इसमें कुछ भी हो सकता है, इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। क्वांटम पता क्या कहती है, एक कमरे में आप बंद हो, हर तरफ दीवारें हैं उसके, कोई दरवाजा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रूम क्या है, आप कहोगे यहां से तो बाहर निकला ही नहीं जा सकता, क्वांटम कहेगी कि यहां से आप बाहर निकल सकते हो, पक्का निकल सकते हो, बस जिंदा बाहर नहीं आओगे लेकिन बाहर जरूर आओगे। कैसे, किसी ना किसी दिन वो जो मकान है, जो रूम है, वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, आपके मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे, आपकी बॉडी भी मर चुकी होगी वहां पे, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी हवा में कुछ गैस बन जाएंगे, आप रूम से बाहर आ जाओगे। टाइम लिमिट नहीं है वहां पे, टाइम इज रिलेटिव। ये आइंस्टीन ने कहा कि टाइम रिलेटिव है, टाइम लिमिट नहीं है। टाइम को आप ये मत समझिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं, नहीं, हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, रिलेटिव टू टाइम हम हो सकता है कि जवान भी होने लग जाए, उल्टा टाइम भी चलाया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे चलता है, नॉलेज कम है, हमारा इतना बड़ा दिमाग नहीं है। तो आज आपने वो संभावनाएं जरूर सीखी होंगी कि हम बहुत छोटे दिमाग के प्राणी हैं और अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा समझते हैं। दैट इज वी। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो आज से ये समझ लेना कि हम सब जो है वो, उनकी अकल, हम सब की अकल बहुत छोटी है, ठीक है, कम से कम ये जरूर समझना। कई बार हमें वहम हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा अकलमंद हैं। एग्जांपल ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में हल्का सा बता रखा है। एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, पी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद साई स्क्वायर, ये है वो सबसे, PSI, साई बोलते हैं इसे, पी साइलेंस है, साई का स्क्वायर इज ए कैलकुलेशन दैट कैन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन एरिया। ये मैथमेटिकल है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये कुछ साई की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वेव क्या होती है, वो सब डिफाइन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। हाँ बेटा बोलो, रचना बेटा बोलिए। सर उस सिंबल को क्या रीड करेंगे हम? साई बेटा, साई बता दो ना, पी साइलेंस है, SI साई। ये जो सिंबल है त्रिशूल का सिंबल है ना, त्रिशूल के सिंबल को, इसको साई रीड करते हैं, SI साई, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है PSI। PSI मत पढ़ना, PSI तो प्रेशर मेजर करने की एक यूनिट भी होती है, ठीक है, साई। नेक्स्ट देखो, थॉमसन प्लम पडिंग। तो थॉमसन, जे थॉमसन था ये, जिसके बारे में बता रहा था, जे थॉमसन। इसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। और जे थॉमसन मॉडल इन द 19th सेंचुरी, थॉमसन डिस्क्राइब द एटम एज द बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कंटेनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मॉडल तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ये मॉडल हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका डायग्राम और ये मॉडल याद कर लीजिएगा यहीं पर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। वाटरमेलन की तरह काम करता है, बस इसका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा था भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत भारी होता है। रदरफोर्ड इन द early 20th century, Rutherford showed that the most of the atom mass is concentrated in small positively charged region called nucleus. Most of the atom का मास जो होता है वो सेंटर में होता है, बहुत छोटा होता है, और इस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। और रदरफोर्ड वाला वो जो डायग्राम है वो भी याद कर लीजिएगा, जो 9th क्लास में भी आपके था। बोहर प्लेनेटरी मोशन, तो बोहर ने बोला था सर्कुलर मोशन में ये प्लेन, जैसे हमारा क्या बोलते हैं उसको, वैसे ये वाला डायग्राम सही नहीं है, दिस डायग्राम इज नॉट राइट, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन नहीं दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन्स की,
ठीक है। और ये आपको अंदर दिखा रखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखा रखे हैं ब्लू और ग्रीन कलर में, दो अलग अलग चीजें हैं। ऑर्बिट, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट यहाँ घूम रहा है, और ये सब सर्कुलर पाथ दिखाए। देखिए सर्कुलर पाथ, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्कल में ही घूम सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में घूम रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बोहर ने ऐसा बोला था कि सबके अलग अलग सर्कुलर पाथ होते हैं, लेकिन लास्ट में क्वांटम पता क्या बोलती है, कहती ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। सोचिए ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे कहीं पे भी घूम सकता हो। समझ में आ रहा है? ये देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस जगह पर गया, कहां पर नहीं गया। किसी जगह पर हो सकता है कि आपको दिखे कि यहाँ ज्यादा रहता है, न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा रहेगा। कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे पास है न्यूक्लियस के, थोड़े थोड़े दूर वाले भी हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। और कमाल की बात बताऊं आपको, जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, वेव मॉडल है, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपने 1 से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एप्लीकेबल किया तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कामयाबी नहीं है। हमें उसका आंसर ही नहीं पता, आज तक हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। एक ही इलेक्ट्रॉन पर है और वो भी इतना कंफ्यूजिंग है। सोचिए जरा, यहां से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करता है। ठीक है बेटा, बोहर मॉडल क्या कहा था? आफ्टर रदरफोर्ड डिस्कवरी, बोहर प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल डेफिनेट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं डेफिनेट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात अगले मॉडल में गलत हो गई थी, डेफिनेट ऑर्बिट में नहीं करते हैं, लेकिन बोहर ने बहुत सारे अच्छे फॉर्मूले दिए थे। वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव की तरह 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दिस स्पेस। ये मान लीजिए कि इस जगह पर 90% है और ये स्पेस 3D है, 3D। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये स्पेस सिर्फ 2D है, ये 3D स्पेस है, इसमें कहीं पर भी एक बॉल की तरह स्पेस है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सर्टेन रीजन और स्पेस। ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाँ भाई, समझ में आ गया? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा इसमें, है ना? यस सर। सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जस्ट रीड कीजिए, बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको डिटेलिंग से करेंगे। ठीक है, सबने अपने अपने मॉडल्स दिए। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कि हमने मतलब बुक में पढ़ा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास एक प्रोटॉन के कंपैरेटिवली 1/1600 होता है, उसके प्रोटॉन का 1700 के आसपास है। हाँ बोलो। 1700। बट सर अगर हम कोई एक मोल ले रहे हैं किसी भी चीज का, उसमें सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1600 के भी कई ज्यादा, 1650 से भी कई ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं प्लस करते? क्योंकि 10 बार जब एक मोल ले रहे हैं इतने 6.02 × 10⁻23, उसमें तो कई सारा मास तो वो ही बना देंगे। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल बना, वो कई सारा बना के, बिल्कुल सही बात आपने सोची, लेकिन वो कई सारा टोटल बना के भी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन टोटल जुड़ के भी, जब 1 मोल न्यूक्लियस को जोड़ोगे ना आप, तो वो उसके मुकाबले तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा ना। इसको यूं लो बेटा कि आप मान लो कि सपोज एक लड्डू लेते हैं, उस लड्डू का मास है 10 ग्राम या 20 ग्राम, 50 ग्राम, जितना मानो, मान लो 50 ग्राम है। ठीक है, एक लड्डू का मास। और एक घर, बहुत बड़ा घर, जिसका मास है 10,000 क्विंटल, और एक लड्डू का मास है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम के मुकाबले घर का मास तो बहुत ज्यादा है, तो हम 50 ग्राम को छोड़ दें? छोड़ सकते हैं। अब आप कह रहे हो सर हमने 1 मोल एटम ले लिए, बिल्कुल ले लिए। उस 1 मोल एटम में लड्डू भी तो 1 मोल आएंगे। 1 मोल घर ले लिया आपने, 6.02 × 10⁻23 घर, उनका मास ले लिया, उसमें लड्डू भी तो 1 मोल आएंगे, बिल्कुल आएंगे 50 ग्राम के हिसाब से। अब अगर लड्डू का मास निकालोगे तो वो तो बहुत ज्यादा निकलेगा सर, क्विंटलों में, हजारों क्विंटल निकल जाएगा, लाखों करोड़ों क्विंटल निकल जाएगा। वो लाखों करोड़ों क्विंटल भी जब घर का मास आप एवरेज करोगे, घर का 1 मोल निकालोगे, तो वो लाखों क्विंटल भी उसके मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। इसलिए उस लाखों क्विंटल को भी छोड़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं। यस, क्लियर है? तो यहाँ पे फिर स्मॉल का सही मास थोड़ी आएगा, फिर तो स्मॉल का पे कम ही मास आएगा। सही तो आ ही नहीं सकता बेटा, किसी भी चीज का मास सही नहीं आ सकता, दैट इज द प्रॉब्लम। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि 5 किलो आलू लेने आपको, तो वो 5 किलो आलू 0.00000000000 एंड सो ऑन 0, और लास्ट में जाके यहाँ पर 1 हो। ये बहुत सारे लाखों जीरो हैं, लाखों, उसके बाद 1 हो यहाँ पे। तो क्या आपने पक्का तौर पर 5 किलो आलू लिए? नहीं, 5 से तो ज्यादा लिए ना, ज्यादा।
कितने ज्यादा, तो हम इसको 5 ही मानते ना। तो किसी भी चीज को परफेक्ट मेजर नहीं कर सकते। पॉइंटों में कितने डेसिमल के बाद, कितने डेसिमल तक आपने मेजर किया? क्या आप इनफाइनाइट डेसिमल तक 0.5.000 इनफाइनाइट जीरो तक माप सकते हो इसको? 5 kg को नहीं माप सकते, कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। ये चीज जब मैं इलेक्ट्रॉन का मास छोड़ने के लिए बोलता हूं तो आपको हजम नहीं हो रहा, लेकिन जब आप आलू का मास छोड़ देते हो, क्योंकि आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया, यू आर हैबिचुअल टू दैट, आप उससे हैबिचुअल, आपने मान लिया कि 5 किलो का कंडा 5 किलो दिखा रहा है, 1-2 ग्राम ज्यादा आ रहा है, तो आप उसकी परवाह नहीं करते, ऐसा ही है ना। लेकिन आलू का मास की परवाह नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन के मास की परवाह है, क्योंकि हम उससे हैबिचुअल नहीं है। दैट इज वाई, यानी कि किसी भी चीज को मेजर कर ही नहीं सकते। अब जरा आलू के बारे में सोचना, ये हमारी लिमिटेशन है बेटा, हम नहीं मेजर कर सकते किसी भी चीज को। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। नील बोहर के कौन से मॉडल आया था? बोहर मॉडल बेटा, नील बोहर वही है, बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। शाहनवाज बेटा, बोहर मॉडल ऑफ एटम नील बोहर नहीं दिया था, ठीक है। सर आगे उसके देखिए, बाद कौन सा मॉडल आया था? उसके बाद क्वांटम था, वैसे उसके बाद में भी कई और मॉडल भी आए थे, ठीक है। वेव थ्योरी भी आती है, एक वेव मैकेनिकल मॉडल भी आता है, सिर्फ वेव मैकेनिकल नहीं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग मैकेनिकल मॉडल भी आता है। एक समरफोल्ड मॉडल भी आता है एटम का, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। समरफोल्ड मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी वो नहीं है, वो हाई लेवल की फिजिक्स के लेवल की बातें हैं, मास्टर लेवल के बाद की बातें हैं, ठीक है, तो अभी उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल हैं, आज तक मॉडल ही चल रहे हैं, आज तक की कोई कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं है। आप लोग भी एक नया मॉडल निकालिए, एक नया मॉडल निकालिए, साइंस को एक नई तरक्की दीजिए। शायद आप लोगों में से कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो बढ़िया वाला बात बता सके और बढ़िया वाला इसको सोल्व भी कर सके। अभी तक तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन नहीं है। तो देखो भाई, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, मास होता है 1 AMU। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और सॉरी न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, सिंबल है N0, चार्ज 0 होता है, इसका भी 1 AMU मास होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, -1 चार्ज होता है, और मास जो है वो 1836 AMU, 1/1836 AMU होता है इसका मास, ठीक है। अब ये 1836 वाला डाटा ये जरूर याद कर लेना, ये काम आएगा। क्लियर है? कितनी चीजें हमें पता है आई थिंक पहले से, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? ये जो ऊपर लिखा होता है एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन 6 मतलब प्रोटॉन नंबर होता है, सीधी सी बात है, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर, पता है सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर होता है, ठीक है। कार्बन को कार्बन 12 लिखते हैं। हाँ बेटा, सर मास को ऊपर लिखा जाता है या फिर एटॉमिक नंबर को? बेटा मास ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, वो गलत दिखा रखा था पिछली स्लाइड में, ठीक है, अगली स्लाइड में उसको करेक्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, टू फाइंड प्रोटॉन कैसे मिलेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल से कैसे निकालते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हम जब एग्जांपल करेंगे आपको आ जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास होता है, देन न्यूट्रॉन क्या होगा, मास माइनस प्रोटॉन, ये तो सिंपल सी चीज है। देखिए जरा प्रैक्टिस के लिए, कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है, मास है 40, प्रोटॉन कितने होंगे 40, टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन है 20 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन माइनस करने के लिए 20 न्यूट्रॉन आ गए, 20 ही प्रोटॉन आ गए, है ना। और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अगर ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, ये बात कंफर्म है सभी को? यस सर। यस सर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका मतलब 12 प्रोटॉन है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। टोटल मास नंबर कितना है 24 है, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, 24 माइनस 12, 12 ही न्यूट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो। सोडियम में 11 होते हैं प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन हो गए, लेकिन टोटल मास 23 होता है, तो 11 में से 23 माइनस करेंगे, 12 न्यूट्रॉन होते हैं सोडियम में, सब में बराबर नहीं होते, ऊपर नीचे हो सकता है। तो 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब प्रोटॉन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। अब टोटल मास 4 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 2 होंगे। क्लियर है? दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आयन, चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं आयन, पता है सबको? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आयन होते हैं। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैट आयन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। एनायन। एनायन है।
ठीक है, एनायन एंड कैटायन। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। पॉजिटिव आयन जो है वो उसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, बस सीधा, है ना, जनरल इंट्रोडक्शन है। एग्जांपल Ca पॉजिटिव, A जो आएगा छोटा आएगा यहाँ पे, कैल्शियम का 2 पॉजिटिव। Ca एटम 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट Ca पॉजिटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए ना, 2 पॉजिटिव है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव, Cl। क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है, 17 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 17 ही होंगे, बट नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। अब प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो जिंक है, हाँ बोलो। आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 26 ही होंगे। 56 इसका मास है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन भी 26 ही थे, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन्स में से, 23 आ गया। आयोडीन में जितने प्रोटॉन है 53 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 54। वाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। लिथियम पॉजिटिव, 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, 1 कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। और मास नंबर से तो आप फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, पता है सबको? व्हाट आर द आइसोटोप्स? फिर भी सेम इसको- यस नंबर सर। हो जाएगा। सेम एटॉमिक नंबर, है ना, डेफिनेशन है डिफरेंट मास। यस यस यस, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, या मास नंबर कह लो, या न्यूट्रॉन अलग है, सीधी सी बात। ठीक है, एग्जांपल्स पढ़ें तो आइसोटोप के एग्जांपल, जैसे एक्स से मेजर करते हैं इसको, मस्ट राइट आइसोटोपिक सिंबल टू शो मास, 2 आइसोटोप विल हैव द सेम एटॉमिक मास, तो नीचे बॉटम में लिखा जाता है, वो इन्होंने दिखा रखा है। जैसे ये देखो, ऊपर लिखा जाएगा मास नंबर, नीचे होगा प्रोटॉन नंबर। ठीक है, तो जैसे कार्बन है, कार्बन 14 भी होता है, 6 ही होंगे उसमें प्रोटॉन, और एक कार्बन 13 भी होता है जिसमें प्रोटॉन 6 होंगे, और एक कार्बन 12 भी होता है जिससे हमने मोल को डिफाइन किया था, याद है सबको? 1 मोल जो डिफाइन किया था, कार्बन 12 ग्राम के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होते हैं 1 मोल के बराबर होता है। कार्बन 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं। क्लोरीन 37, 35 2 होते हैं, वो हम कर चुके हैं पहले, आप लोगों ने कर रखा है ना। राइट द आइसोटोपिक सिंबल, तो ऑक्सीजन के लिए 17 और 8 लिख दिया। ऑक्सीजन 17 का मतलब ऑक्सीजन 16 भी होती है भाई, जिसका मास नंबर 16 होता है, और यहाँ पर 8, यहाँ तो 8 ही रहेगा, तो ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, 17 वाला और 16 वाला, याद रख लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोरीन, 37 वाला और 35 वाला दोनों कर चुके हो, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के अंदर 17 ही मिलेगा, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो Cl आएगा। देखिए जरा, अब ये हाइड्रोजन वाला आपको याद करना है भाई सारे। प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन का सिंबल 1 यानी एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन 0 है, याद रख लेना, न्यूट्रॉन नहीं है। मास भी एक होगा क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम दूसरा नाम है, ड्यूटेरियम 2 है यहाँ पर मास, तो प्रोटॉन एक होगा, डेफिनेटली प्रोटॉन एक होगा ही होगा। न्यूट्रॉन भी एक है, टोटल मास 2 है, इलेक्ट्रॉन तो सब में 1 होगा। ट्रीटियम, ट्रीटियम में क्या, प्रोटॉन तो एक ही होगा, तभी हाइड्रोजन नाम होगा उसका, न्यूट्रॉन 2 हो गए और मास नंबर 3 हो गया, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ये तीनों के अलग अलग सिंबल होते हैं। ड्यूटेरियम के लिए सिंबल होता है डी, ट्रीटियम के लिए सिंबल होता है टी, प्रोटियम के लिए सिंबल होता है एच, ये याद रख लेना अब। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। और ट्रीटियम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ये अपने आप खत्म होता रहता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं मिलेंगी हमें ट्रीटियम की। ड्यूटेरियम नॉर्मल पानी में भी, हम 1 मोल पानी पीते हैं तो उसमें शायद 1 या 2 मोलिक्यूल ड्यूटेरियम के भी पीते हैं, D2O वाटर, हैवी वाटर भी हम पी जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, तो ये नॉर्मल पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इज एटॉमिक मास इज नॉट होल नंबर। एटॉमिक मास होल नंबर में क्यों नहीं होता भाई? वेट का एवरेज होता है, ये पता है ना सबको। आइसोटोप्स के वेट का एवरेज होता है, दैट इज व्हाई वेट एटॉमिक मास इन अकाउंट टू द रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से इसको निकालते हैं, ये पता है ना। हमने जैसे क्लोरीन 37 और 35 वाले का निकाला था, उनकी अबंडेंस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देते हैं 100 से। क्लियर है? न्यूमेरिकल किए हैं इसके ऊपर पहले लेसन में। यस, देखो जरा, ये दिखा रखा है इन्होंने, किसका दिखाया भाई? ये एग्जांपल 1, बोरोन 10 और बोरोन 11 19% है, तो इसका AMU में मास इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
जो भी आएगा उसके इन दोनों को फिर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐड करने पर जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दो। इन्होंने क्या किया, परसेंट को पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया, देखो 19.78 था, 0.19 आ गया। डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद दोनों को 100 से डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 10 पॉइंट, ये एवरेज आ गया, एवरेज होता है, दैट इज वाई। नेक्स्ट एग्जांपल पोटेशियम 39 40, ये देखो 39 वाले का इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर टोटल, फिर जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनको 100 से डिवाइड कर दो, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। ये हम कर चुके हैं एग्जांपल, आई डिडंट थिंक कि आपको ये करना चाहिए। आगे होमवर्क है भाई, थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं सारे के सारे, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, सारा लेक्चर जनरल था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने लायक है, आप लोगों के लिए आज रिलैक्स डे, ठीक है।